उत्पादन व्यवस्था तो आप जानते हैं, उसमें हम नहीं जा रहे हैं डिटेल्स में, वो तो साथी लोग लेंगे। इसमें कुछ वर्ग और उपवर्ग पैदा होते हैं उत्पादन व्यवस्था के साथ में, उत्पादन रिश्ते के साथ में। क्या? जैसे एग्रीगेरियन इकोनॉमी के साथ में किसान में छोटा, मझोला, बड़ा किसान। हमारे पार्टी दस्तावेजों मिलेगा छोटा किसान, बड़ा किसान, मझोला किसान क्या है, समझ में आना चाहिए। जो किसान साथी वो जानते हैं, किसान सभा के साथी वो भी जानते हैं। छोटा किसान वो किसान जिसके पास इतनी ही जमीन है, 5 एकड़ जमीन है ड्राई वेट, और या 10 एकड़ सूखी जमीन है, जिसके ऊपर इतनी ही पैदावार कर सकता है कि वो अपने परिवार का गुजारा किसी तरीके से कर सकता है। उसके पूरे परिवार को खेती में लगना पड़ेगा, तब जाकर के वो होगा। वो भी गुजारा पूरा नहीं हो पाता है, सिर्फ अपना रोटी रोजी का जुगाड़ कर सकता है छोटा किसान। बड़ा किसान, मझोला किसान, उसके पूरे परिवार को लगना पड़ेगा, उसके जमीन का साइज उससे बड़ा होगा, 10 से 20 एकड़ का जमीन होगा मझोला किसान। मगर पूरे परिवार को लगना पड़ेगा। वो परिवार का आदमी दूसरी जगह पर काम करने नहीं जाता है। बड़ा किसान जिसके पास 50 एकड़ या 100 एकड़ के नीचे की जमीन है और इतना उत्पादन करता है कि अपने परिवार का पूरा भरण पोषण कर लेता है, और उसके साथ साथ कुछ सरप्लस भी उपाय कर लेता है, जिससे कि सरप्लस प्रोड्यूस करता है, जिसके चलते सिर्फ खाना पीना रहने की जगह पर कुछ औजार खरीदना, बाजार से कपड़ा खरीदना, घर बनाना, या इस तरह के काम में वो, या शिक्षा में लगाना, दूसरे काम में लगा पाना। ये जो सरप्लस आता है वो उसके पास उसके जी को भी आगे बढ़ाने में मदद करता है। ये हुआ बड़ा किसान। ये नीतिगत तौर पर इस बातों को समझ लीजिए, क्योंकि हमारे पार्टी प्रोग्राम में सब जगहों पर शब्दावली का इस्तेमाल किया जाएगा। अब खेतिहर मजदूर कौन हुआ? खेतिहर मजदूर वो मजदूर है जिसके पास 2 एकड़ या उससे कम की जमीन हो, और उस जमीन में काम करके अपने परिवार का भरण पोषण नहीं कर सकता है वो, इसलिए उसे एसेंशियली मेहनत मजदूरी करना पड़ेगा। अपने मेहनत को देखे बगैर वो जिंदा नहीं रह सकता है। उसके पास जमीन है मगर वो जिंदा नहीं। वो कौन हुआ? ये पार्टी प्रोग्राम में हर जगह पे इस्तेमाल हुआ है। नोट कर लीजिए। जमींदार कौन है? जिसके पास अतः जमीन है, 100 एकड़ या उससे ऊपर की जमीन है, परंतु उससे वो कभी भी, उसके परिवार का आदमी भी कभी जो है खेती किसानी में काम नहीं करता, वो करवाता है, और उसके पास सरप्लस प्रोडक्शन काफी आता है, जिससे कि वो अपनी पूंजी बनाता है, और उसके अंदर उसके साथ साथ वहां की गांव की अर्थव्यवस्था के अंदर दबदबा पैदा करता है, राजनीतिक दबदबा, सामाजिक दबदबा पैदा करता है, जिसके वजह से जमींदारों की वजह से एक सामाजिक प्रथा या सामाजिक सामंतिक समाज पैदा है। वो सिर्फ जमीन का जमींदार नहीं है बल्कि समाज का सामंत है। इस बात को भी नोट करने की आवश्यकता है, तो इसको समझ लीजिए। मजदूर, श्रमिक वर्ग और सरवारा वर्ग आप जानते हैं, कॉम्रेड, इसको बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। अपने श्रम को बेचे बगैर उसके पास और कोई उपाय नहीं है। अपने जीविका के लिए उसको श्रम को बेचना पड़ेगा। मजदूर श्रम बेचता है, उससे रोजी रोटी कमाता है, दूसरे काम करता है, परंतु उसमें भी कुछ उपवर्ग। क्या उपवर्ग है? गरीब है, निम्न मध्य वर्ग है, मध्यम वर्ग है, उच्च मध्यम वर्ग है। कैसे समझेंगे इसको? आपने एक सिनेमा देखा था वो रोटी कपड़ा और मकान, मनोज कुमार का, याद है? पुराने लोगों को रोटी कपड़ा मकान याद रखिए, याद हो जाएगा। रोटी मिलता है, नहीं मिलता है तो गरीब है, रोटी का गुजारा नहीं है। रोटी भर मिल जाता है तो वो निम्न मध्यम में पहुंच गया, गुजारा कर ले रहा है। मध्यम कौन है? जो रोटी और साथ साथ कपड़े का भी जुगाड़ कर लिया, और उसके ऊपर में जो पहुंचा उसने रोटी, कपड़ा और थोड़ा सरप्लस, मकान का भी, शिक्षा का भी, गाड़ी का भी, ये सब था। जैसे किसानों के ऊपर है उस तरीके से ये ऊपर है।
मध्यम वर्ग, मध्यम वर्ग में भी उच्च मध्यम वर्ग, उनको ये हो जाता है कि हम, उनके पास चूंकि सरप्लस आने लगता है, अतिरिक्त आ जाता है या पैसे ज्यादा, तो वो अक्सर अपने नौकरी पेशा के माध्यम से ये समझने लगते हैं कि जो नीतियां चल रही हैं उसके नीतियों के निर्धारण में, एमबीए पास कर लिए हम, कंपनी चला रहे हैं, तो वहां डायरेक्टर बन गए हैं या कुछ बन गए हैं, तो उनको ये हो जाता है कि हम नीतियों के निर्धारण के मालिक हैं। ये शगुफा वो पाल लेते हैं अक्सर, मगर वो रहते हैं पेशे से मध्यम वर्ग के अंदर। पूंजीपति या छोटा मझोला बड़ा, पूंजीपति वर्ग यूनिफाइड नहीं है। थोड़ा अगले स्लाइड में चले जाएंगे, उसको एक्सप्लेन करता है। पूंजीपति वर्ग में जाने के लिए एक बात को समझना पड़ेगा, पूंजी और दौलत में क्या फर्क है, वेल्थ और कैपिटल में क्या फर्क है। हमारे पास 10 मकान है, इतना जमीन है, वो है, गाड़ी है, ये दौलत है, पूंजी नहीं है। पूंजी क्या? पूंजी वो है, वो पैसा जो कि मुनाफा कमा करके दे। पूंजी हमेशा मुनाफा कमाने के लिए होती है। अगर मुनाफा नहीं कमाया, आपका दौलत रखा रह गया, तो वो पूंजी नहीं है। पूंजी वो है जो मुनाफा को कमाता है। इसलिए पूंजीपति कौन है? सिर्फ दौलत है उसके पास में तो पूंजीपति में जरूरी नहीं है। पूंजीपति वो है जो अपने पूंजी का इस्तेमाल मुनाफा कमाने के लिए कमाता है समाज के अंदर, वो उसे पूंजीपति कहते हैं। और ये पूंजीपति जो है कई तबके के हो सकते हैं। छोटे पूंजीपति जरा बैकग्राउंड करते हैं, इसमें छोटे पूंजीपति हो सकते हैं। मझोला एक ट्रेडर है, दुकानदार है, वो पूंजी लगा करके काम कर रहा है, मुनाफा कमा रहा है, मगर वो मझोला है, उससे बड़े साइज का एक फैक्ट्री लगा लिया है, 50 आदमी काम कर रहे हैं, मझोला हो गया। बड़ा इजारेदार कौन? वो इतनी पूंजी, इतने मुनाफा कि वो राष्ट्र की या राज्य की नीतियों के निर्धारण में प्रभावी बन गया है अपने पूंजी की वजह से। यानी इस जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था के नीति निर्धारण में वो हिस्सेदार बन गया है, वो इजारेदार या बड़ा पूंजीपति हुआ, जिसने कि मोनोपोली की जगह पहुंच गया। हम ज्यादा विश्लेषण में नहीं जा रहे हैं, वो सुरजीत का सब्जेक्ट है, मोनोपोली कैपिटल और ये सामंतवाद, पूंजीवाद, वित्तीय पूंजी, साम्राज्यवाद, जनता का जनवाद, ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं, बस ज्यादा नहीं। सामंतवाद आप लोग समझ रहे हैं, मैं ज्यादा डिटेल में जा रहा हूँ। पूंजीवाद भी आप लोग समझ रहे हैं, कैपिटलिज्म क्या होता है ये समझ रहे हैं, वो एक्सप्लेन करेंगे। वित्तीय पूंजी, साम्राज्यवाद, भाई पूंजीवाद है तो फिर साम्राज्यवाद कौन सी, कहां से आपका टपक पड़ा? साम्राज्यवाद पूंजीपतियों का ना है, तो वो इजारेदार पूंजीपति था, तो साम्राज्यवाद पूंजीपति कहां से आ गया? ये वित्तीय पूंजी कहां से आ गई? ये वित्तीय पूंजी वो पूंजी है जो कि उद्योग में नहीं लगी हुई है, ये छुट्टा पूंजी है, बहुत सरप्लस पूंजी बन गया है, और उसका ताकत का इस्तेमाल करने के लिए वो इधर से उधर मुनाफा कमाने के लिए दौड़ रहा है, शेयर मार्केट के माध्यम से, बैंकों के माध्यम से। और जब शेयर मार्केट के माध्यम से ये जो वित्तीय पूंजी है इसका और जो औद्योगिक पूंजी है इसका दोनों का जुटान हो जाता है, तब ये जो है वो साम्राज्यवाद के रास्ते में चला जाता है। क्यों? वो किसी भी सीमा को नहीं मानता है, किसी भी नियम को नहीं मानता है, वो सिर्फ मुनाफा कमाने के लिए दुनिया में घूम रहा है, कब्जा करने के लिए, चाहे युद्ध करवाना हो, चाहे गरीबों को मिटाना हो, चाहे जो भी करना पड़े, किसी की मिनिस्ट्री गिरा देनी हो, वो पूंजी घूम रहा है अपने मुनाफे के। ये पूंजी जो है ये साम्राज्यवाद का एक लक्षण है, एक बहुत चरम सीमा पे पहुंच गया जहां से उसका विघटन शुरू हो। सांप्रदायिकता, सरधर्म स्वभाव, धर्मनिरपेक्ष, नास्तिक, हिंदुत्व, फांसीवाद। सांप्रदायिकता क्या हमको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, बीजेपी वालों ने समझा दिया है बढ़िया तरीके से सांप्रदायिकता क्या होता है। इसके पहले हम लोग बोलते थे सर्वधर्म समभाव, सभी धर्मों के बीच में एक समता की भावना। क्या यही सर्वधर्म समभाव धर्मनिरपेक्ष है? नहीं,
धर्मनिरपेक्ष हमारे संविधान में भी दिया हुआ है। हम परिभाषित करते हैं धर्मनिरपेक्षता को कि धर्म का राजनीति के साथ में, राजसत्ता के साथ में जब आप करिएगा तो शिक्षा के साथ में, स्वास्थ्य के साथ में और राज्य सत्ता के साथ में, राजनीति के साथ में उसका विच्छेद। धर्म एक पर्सनल प्रैक्टिस है, व्यक्तिगत प्रैक्टिस के रूप में। उसको हम नकार नहीं रहे हैं, उसको हम रिस्पेक्ट कर रहे हैं। आपका धर्म जो है पर्सनल मामला है, व्यक्तिगत मामला है, आप उसका पालन जिस तरह से करना चाहे करें, आप स्वतंत्र हैं। परंतु आप तब तक धर्मनिरपेक्ष नहीं हो सकते हैं जब तक आप सामाजिक विषयों में या राजनीतिक विषयों में या राज के क्षेत्र में आप उसका दोनों का मिलान करना शुरू कर देंगे, तो वो धर्मनिरपेक्ष नहीं रह सकता। भौतिकवादी, भोगवादी, प्रगतिवादी, अच्छा वो छूट गया, नास्तिक और हिंदुत्व, फासीवाद। नास्तिक क्या है? जो धर्म को मानता नहीं, धर्म को या ईश्वर के या भगवान के, अल्लाह के अस्तित्व को नकारता नहीं मानता। नास्तिक जरूरी नहीं है कि वो मार्क्सवादी, नहीं जरूरी है। आप नास्तिक हो सकते हैं, मगर आप मार्क्सवाद के विज्ञान को आप नहीं प्रैक्टिस करते हैं, नहीं मानते हैं, आप नास्तिक हैं। आप थोड़ा प्रोग्रेसिव हो गए, मगर जरूरी नहीं कि होगा। समझ रहे हैं? इसलिए हर नास्तिक कम्युनिस्ट है, ये भूल मत कीजिएगा। हर नास्तिक हमसे हमारा ही एकदम मित्र है, एक आधार है उसके पास में, प्रगतिशील आधार है, परंतु वो कम्युनिस्ट नहीं बन गया है या मार्क्सवादी नहीं बन गया है, ये भूल नहीं कीजिएगा कभी भी। और हर कम्युनिस्ट जो है वो नास्तिक होगा ये जरूरी नहीं है। उसका आचरण, प्रैक्टिस वो कम्युनिज्म में कर सकता है। अभी मार्क्सवाद जो है वो पूरी तौर पर अपने को वो नहीं समझ सका है, इसलिए वो नास्तिक बन भी नहीं पाया, उसके अंदर वो रह गया है। अंगूठी पहन लिए, थोड़ा सा पूजा भी कर लिए, माँ डांटी तो थोड़ा सा हाथ भी जोड़ लिए, सब चलेगा, ठीक है ना? ये एक प्रक्रिया है। अब हिंदुत्व क्या है? पार्टी के नजर से, दस्तावेज से मैं आपको स्पष्ट कर दूं, हिंदुत्व एक राजनीतिक फिलॉसफी है, थीसिस है। ये थीसिस हिंदू धर्म से लेना देना नहीं है। ये सावरकर का थीसिस है, जिसके अंदर उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा ये जियोपॉलिटिकल एजेंडा है। एक भूखंड में जहां पर कि जिसकी धर्म भूमि, पितृभूमि, मातृभूमि होगी, इस भूखंड में वो ही हिंदू होगा, वही यहाँ का हिंदुत्व का सदस्य होगा। बाकी लोग जिनकी पूज्य भूमि या पुण्य भूमि, धर्म भूमि बाहर है, क्रिश्चियन और मुस्लिम्स, वो इस हिंदू राष्ट्र के सदस्य नहीं होंगे। ये हिंदुत्व का थीसिस है। इसको आप कहेंगे कि बीजेपी इससे क्या मतलब लेना देना? बीजेपी ने इसको ऑफिशियली इसको 1989 में अपने पालमपुर रेजोल्यूशन में इसको लिया, अडॉप्ट किया, और उस रेजोल्यूशन में अडॉप्ट करने के बाद हिंदुत्व के सावरकर के थीसिस को अडॉप्ट किया, और अडॉप्ट करने के बाद पहला रेजोल्यूशन लिया राम मंदिर का कि वो जुडिशरी के मार्फत से नहीं हो सकता है। उसको क्लियर है कॉमरेड? बीजेपी और आरएसएस का गठजोड़। परंतु जाइए खंगालिए उसके आर्काइव को, डॉक्यूमेंट्स को हटा दिया। इतना डरपोक है कि अपने जो उसने अडॉप्ट किया पालमपुर में प्रस्ताव, उसको वहां से हटा दिया। कॉन्स्पिरेसी के तौर पर ये लोग साजिश करता लोग है, ये समझना चाहिए। मगर आपको 100 आर्टिकल मिल जाएगा जो ये कहता है कि उसने वो रेजोल्यूशन दिया, सारे पेपर्स में। थोड़ा आगे बढ़ जाए कॉमरेड। फासीवाद, फासीवाद ये पूंजीवाद का वो प्रतिक्रियाशील, सबसे ज्यादा प्रतिक्रियाशील व्यवस्था है जिसके अंदर वो किसी भी जनवादी प्रक्रिया को
उग्र तरीके से रौंदने के लिए तैयार है। और ये तब पनपता है जब पूंजीवाद गहरे संकट में फंसता है और उससे निकलने के लिए ये नस्लवाद का इस्तेमाल करके वो अपनी प्रतिक्रियाशील ताकतों को इकट्ठा करके सारे जनवादी प्रक्रियाओं को रौंद करके अपनी मुनाफे के वर्चस्व को रखना चाहता है, वो संरक्षण लेता है। इसलिए अभी ये हम सोच लें कि फांसीवाद है, तब आप क्लास नहीं कर सकते थे। फांसीवाद की तरफ बढ़ रहा है, फांसीवादी चिन्ह दिखाई पड़ रहे हैं, कदम दिखाई पड़ रहे हैं, टेंडेंसीज दिखाई पड़ रहे हैं, मगर फांसीवाद आ नहीं गया है। फांसीवाद उसी तरीके से आएगा, जरूरी नहीं कि जैसे जर्मनी में था, इटली में था, हो सकता है कि नए नए रूप धर करके आए। उसको विश्लेषण करके लगातार सतर्क रहना पड़ेगा कि फांसीवाद कैसे आ रहा है। ठीक है, बाकी बातों को छोड़ देते हैं कॉमरेड, क्योंकि ये सारी बातें जो है नेक्स्ट क्लासेस में ली जाएंगी। कॉमरेड टाइम पूरा हो गया, जो लिखा है। एक टर्मिनोलॉजी हम लोग इस्तेमाल करते हैं, भौतिकवाद एवं भोगवादी प्रगतिवादी प्रतिक्रियावादी। भौतिकवादी भोगवादी में समझ लेना आवश्यक है, क्योंकि हम लोग कहते हैं, हम लोग भौतिकवादी है ना, हम लोग डायलेक्टिकल मेटेरियलिज्म को या इसका लेकर अपने विज्ञान के तौर पर लेकर चलते हैं। वस्तुवादी हैं, मगर वस्तुवादी का मतलब ये नहीं कि वस्तु को हम जड़ पदार्थ के तौर पर अपने ही इस्तेमाल के लिए, अपने ही बेनिफिट के लिए सिर्फ सोच रहे हैं, ऐसा नहीं। वस्तु को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझ करके उसको एक परिवर्तनशील तरीके से उसका इस्तेमाल करते हैं। और सिर्फ जो कहते हैं कि वस्तु ही सब कुछ है, परंतु उसको सिर्फ भोग का कारण मानते हैं, अपने कंजम्पशन का सामान मानते हैं, वो वस्तुवादी नहीं है। वस्तु हमेशा परिवर्तनशील है और ये वैज्ञानिक पद्धति से बदलती है। इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि हम कैसे इंटरप्रेट करते हैं। अक्सर कम्युनिस्ट लोगों को कहा जाता है ये तो वस्तुवादी मेटेरियलिस्ट है, ये मटेरियल के अलावा किसी चीज को समझता ही नहीं है। हाँ, मगर मटेरियल के अंदर जो उसके साथ जो विज्ञान है, परिवर्तन का उसका है, और उसको प्रगतिशील जगह पर ले जाने की जगह है, उसको क्रांति की जगह पर ले जाने की बात है, ये समझ नहीं होती है। और सिर्फ वस्तुओं को भूख की सामग्री समझना या उसी को सोच लेना कि वही जो परिवर्तन हुआ है वही श्रेष्ठ है, ये गलत तरीका है। विज्ञान का इस्तेमाल सिर्फ अपने पर्सनल कंजम्पशन या कुछ लग्जरी के लिए डेवलप करना, वो एक भोगवादी